एक सेकंड सोचिए, एप्पल के क्या कोई फ्रूट? अरे नहीं, मैं बात कर रहा हूं एप्पल के मोबाइल्स की। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माउस के। क्या माउस कोई कंप्यूटर के साथ यूज होने वाला डिवाइस है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूं एक छोटे जानवर की जो बिल में रहता है, जिसको आप चूहे के नाम से जानते हैं। तो देखा कितना कंफ्यूजन है। एक ही नाम से जब दो प्रोडक्ट आ जाते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने वाला किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो सोचिए, कस्टम ऑफिसर जब आप शिपमेंट भेजेंगे तो कस्टम ऑफिसर आपके प्रोडक्ट को कैसे अंदाजा लगाएगा यदि आप सिर्फ प्रोडक्ट नेम से ही शिपमेंट भेज दें। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए जिस चीज का ओरिजिन हुआ उसको बोलते हैं एचएस कोड। एचएस कोड क्या है? ये प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट जो है क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सीए नीतीश छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस सीरीज में, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यदि आप इस सीरीज में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो वीडियोस आई उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप एक्सपोर्ट बिजनेस का सेटअप इंडिया में कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, और यदि आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है तो कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रेडी है या नहीं। और उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है आईटीसी एचएस कोड। एचएस कोड क्या होता है, एचएस कोड किस वजह से इंपॉर्टेंट है, एचएस वो कोड यदि गलत हो जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और कहां कहां आपको एचएस कोड यूज करना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जरा सोचिए, आप एक एक्सपोर्टर हैं और इंडिया से आप एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी में। वो प्रोडक्ट क्या है? मैट। आपने शिपिंग बिल बनाया, आपने इनवॉइस बनाए, आपने जो डॉक्यूमेंट से एक्सपोर्ट किए वो कंप्लीट किए और उसमें आपने लिख दिया मैट और एक्सपोर्ट करने के लिए भेज दिया। कस्टम ऑफिसर के पास पहुंचा, वो बड़ा कंफ्यूज कि ये मैट किस तरह का है, क्या कॉटन मैट है, पॉलिस्टर मैट है, क्या बाथ मैट है या किसी और तरह का मैट है। तो वहां पे कस्टम ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ ही। आपका जो प्रोडक्ट है वो है, मान लीजिए अगरबत्ती। अगरबत्ती आप इंडिया से भेज रहे हैं, लेकिन आप भेज रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है। आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है वो डिफरेंट टर्म है, लेकिन जब आपके बायर के पास वो प्रोडक्ट जाएगा वहां वो उसको अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेगा। जैसे अगरबत्ती को आप इंडिया में अगरबत्ती कह रहे हैं, लेकिन यूएसए में अगर वो जाएगा तो उसको बोला जाएगा इंसेंस स्टिक। एंड यूरोप में अगर जाता है, यूरोप में वो हो जाता है परफ्यूम स्टिक। ऐसे ही अगर मिडल ईस्ट में जाता है तो उसको बोलते हैं वर्शिप स्टिक्स। ऐसे किसी और कंट्री में जाता है तो उसको अलग नाम से भी बोला जा सकता है। तो दोस्तों एक ही प्रोडक्ट कई नाम, कंट्रीज के हिसाब से नाम चेंज हो रहे हैं। तो इसी की वजह से जो प्रोडक्ट को है एक भाषा में डिफाइन करने के बजाय नंबर्स में डिफाइन करना ज्यादा बेहतर समझा गया और उन्हीं नंबर्स को एचएस कोड का नाम दिया गया। अब अगर इसको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाऊं कि नंबर्स में इसको क्यों डिफाइन किया गया, तो मैं एग्जांपल देता हूं अपने इंडिया में ही हमारा जो सिस्टम है उसका। आपको याद है कि आपने आधार कार्ड कब बनवाया? यह आधार सिस्टम आया, यह आधार सिस्टम आया आपकी आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि आपका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि गवर्नमेंट आपको ट्रैक करना चाहती है, आप पहचानना चाहती है कि आप कौन हो, तो जैसे ही आप आधार नंबर अपना बताएंगे, आधार कार्ड का जो सिस्टम है वो बता देगा कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आपकी क्या आइडेंटिटी है। तो इसी तरह जब नंबर्स में किसी भी चीज को डिफाइन किया जाता है तो उसकी यूनिकनेस आ जाती है, उसकी डुप्लीकेसी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो नंबर्स में सभी के सभी प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर जो है का आ जाए और उसमें जो है प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो जाए। सो इसीलिए नंबर्स जो है नेम से, लैंग्वेज बैरियर से बेहतर है। इसको एक और छोटे से एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो आप समझिए, आप इंडिया में बैठे हुए हैं तो आपकी लैंग्वेज है हिंदी। आप यूएसए के बायर से डील कर रहे हैं, वहां पे लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश, या चाइना में चाइनीज, जापान में जापानीज, कितनी भाषाएं हैं।
क्या आप सबको याद करने बैठेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मान लीजिए प्रोडक्ट आता है, एक प्रोडक्ट को आप बोलते हैं चप्पल, उसी को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, उसी को बोलते हैं सैंडल्स, है क्या लास्ट में? ये सारी की सारी वही चीजें, ठीक है। लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हो, वो कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है और प्रोडक्ट के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो एचएस कोड यहां पे काम करेगा। आप अमेरिका में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, रशिया में बैठे हैं, जैसे ही नंबर्स डिफाइन होंगे, जो नंबर आप डालोगे सामने वाला उसको उसी फॉर्म में समझेगा जिस फॉर्म में आप बताना चाह रहे हो। आपकी भाषा में उस प्रोडक्ट को कुछ मर्जी बोलते हो, लेकिन नंबर में आते ही वो हमेशा एक ही तरह से डिफाइन होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री में चला जाएगा। इसीलिए एचएस कोड जो है जरूरी थे। हमने एचएस कोड के ऊपर डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअल में एचएसएन है क्या और ये कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं। एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है एचएस कोड को बनाया, एचएस कोड जो है डेवलप किया उसने। जितने भी प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सकते थे उसको एक कोड दिया, नंबर्स में कोड दिया गया और एचएसएन कोड बन गया। आज की डेट में ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज एचएस कोड को अपना चुकी हैं। एचएस कोड के ऊपर जो है एक राय हो चुकी है, इसीलिए इसको बोला जाता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, जो कि इंटरनेशनली हार्मोनाइज्ड है और सभी प्रोडक्ट्स जो हैं उसी फॉर्म में कंसीडर्ड होते हैं जिस फॉर्म में आप उसको बताना चाहते हो। सपोज करिए एक प्रोडक्ट आता है टी प्रोडक्ट जो है वो 09 से शुरू होगा, 09 के बाद उसका जो है आगे एचएसएन कोड आएगा, देन उसके आगे आइडेंटिटी आएगी, वो ग्रीन टी है, हर्बल टी है, या आपकी जो नॉर्मल जो आप घरों में यूज करते हो वो टी है, इंस्टेंट टी है। तो वो जो टी होगी उसका अलग अलग जो है एचएसएन कोड आगे आगे डिफाइन होता चला जाएगा। तो दोस्तों, जब आप नंबर्स में इसको ले लोगे तो आप जिस फॉर्म में बताना चाहोगे उसी फॉर्म में जो है आपका बायर भी समझेगा, आपकी कस्टम अथॉरिटीज भी समझेंगी और आपका एचएसएन कोड जो है आपके प्रोडक्ट की पहचान बन जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो एक्सपोर्टर्स के साथ आती है, मान लीजिए आप एक ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, जैसे कि लकड़ी का कोई हैंडीक्राफ्ट का आइटम आपने ले लिया। अब लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट आइटम आपने उसको हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट के तौर पे उसको शोपीस के तौर पे सेल आउट कर दिया, लेकिन उस हैंडीक्राफ्ट में क्या वो फर्नीचर है? नहीं बताया गया। क्या वो पूजा के लिए यूज होने वाला है? क्या पता वो आपका किसी वर्शिप आइटम्स में यूज होना था, तो आपने ये भी नहीं बताया। क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग है? ये भी नहीं बताया गया। तो दोस्तों, जब आप नंबर्स में बात करेंगे, अगर लकड़ी का शोपीस है तो उसका अलग से एचएसएन कोड होगा, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग है तो उसका एचएसएन कोड चेंज हो जाएगा, जिससे कस्टम अथॉरिटीज को पता चल जाए दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का यूज हुआ हुआ है। अगर पूजा के लिए यूज होने वाला है तो उसका अलग एचएसएन कोड है, ताकि पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट जो है पूजा के लिए यूज होने वाला है। तो ड्यूटीज जो है उस हिसाब से आपके ऊपर अट्रैक्ट हो, जिस भी हिसाब से आप एचएसएन कोड सिलेक्ट करेंगे, ताकि कस्टम ऑफिसर उसको समझ जाए। क्योंकि जब ड्यूटीज से अप्लाई होती हैं तो वो सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में भी डाला जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली आजकल जो है ड्यूटीज को अप्लाई कर देता है, जितनी ड्यूटी बनती है एचएसएन कोड के हिसाब से। तो आपका सिस्टम भी समझ जाता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट की बात चल रही है और इसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है हमें कस्टम ड्यूटीज जो है चार्ज करनी है। जो भी कस्टम फॉर्मेलिटी है आपकी, वो फॉर्मेलिटी उसी एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग पूरी की जाएगी। तो ये तो बात हुई कि आईटीसी एचएस कोड की जरूरत क्या महसूस हुई, लेकिन एचएस कोड जो है वो है क्या और किस तरह से काम करता है, वो यहां हम डिस्कस करते हैं। एचएस कोड एक 6 डिजिट कोड है जो कि इंटरनेशनली हार्मोनाइज्ड कोड हुआ, जिसमें कि पहले 2 डिजिट आपके चैप्टर कोड के आते हैं। जो भी प्रोडक्ट होता है उसको चैप्टर वाइज डिफाइन किया गया है। चैप्टर कोड जो है पहले 2 डिजिट होंगे, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है उसकी हेडिंग आएगी नेक्स्ट 2 डिजिट में। इस तरह से 4 डिजिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो 2 डिजिट होंगे वो आपके प्रोडक्ट की सब हेडिंग को जो है डिफाइन करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है पहले 6 डिजिट जो किसी भी प्रोडक्ट के हैं आपके इंटरनेशनली हार्मोनाइज्ड हैं। नाउ अगर हम इंडिया के बारे में सोचे तो इंडिया ने इन एचएस कोड को
अपने हिसाब से, अपनी ट्रेड क्लासिफिकेशन के हिसाब से रीडिफाइन किया, इसको फर्दर इलेबोरेट किया, किस नाम से? ITCHS कोड, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ITCHS कोड जो है, इसमें पहले 6 डिजिट जो है वो इंटरनेशनली अलाइंड हैं, इंटरनेशनली जो है हार्मोनाइज्ड हैं, और अगले जो लास्ट के 2 डिजिट्स 8 डिजिट्स में से आते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। ये सब था HS कोड और ITCHS कोड के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आप HS कोड को ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं करते तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? दोस्तों, अगर आप ITCHS कोड को अच्छे से सिलेक्ट नहीं करते और आप अपनी शिपमेंट भेज रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आप जब भी शिपमेंट को कस्टम पे छोड़ के आएंगे, कस्टम पे आपकी शिपमेंट पहुंचने वाली है, अगर गलत क्लासिफिकेशन आपने दी है तो वो शिपमेंट वहीं पे होल्ड हो सकती है और बिना बात का एक डिले आपके प्रोडक्ट की शिपमेंट में लग सकता है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप गलत HSN कोड सिलेक्ट करते हैं तो आप गलत बेनिफिट जो है अट्रैक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पे बेनिफिट 4% मिलना था, लेकिन आपने गलत HSN कोड जो है चूज किया, उसकी वजह से आपका जो है इंसेंटिव जो है वो 2% रह गया। इसमें नुकसान कितना हुआ? आपको 2% का सीधा सीधा नुकसान हो गया आपकी शिपमेंट के ऊपर। अब इसका उलट बोल देते हैं, मान लीजिए आपको बेनिफिट मिलना था 2% का, लेकिन आपने गलत HSN सिलेक्ट किया और आपने 4% बेनिफिट क्लेम कर लिया। नाउ क्या होगा कि जब गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आपने गलत HSN डिफाइन करके ज्यादा इंसेंटिव ले लिया है, तो गवर्नमेंट आपसे उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगी। इस केस में आपका टाइम का भी नुकसान होगा रिकवरी प्रोसीडिंग में, और आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इंसेंटिव में भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि HS कोड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। और इसके बाद मान लीजिए आपने कोई HS कोड सिलेक्ट किया, आपने शिपमेंट भेजी, आपकी शिपमेंट इंडिया से चली भी गई, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का HSN कोड गलत था तो हो सकता है कि जो आपका इंपोर्टर, आपका बायर होगा, उसकी शिपमेंट उसके पोर्ट पे रुक जाए क्योंकि आपने HSN कोड गलत डाला है। तो इस तरीके से कई नुकसान हो सकते हैं आपके गलत HSN कोड की वजह से। इसलिए ये आपको बताना सबसे बेहतर है कि आपका जो HSN कोड है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और दोस्तों, HSN कोड जो है ना, आपको प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से ही सर्च करना है। आपको गवर्नमेंट के जो HSN कोड डिस्क्राइब्ड है उसी में से HSN कोड को सिलेक्ट करना है। मैं आपको सलाह दूंगा, आप किसी भी गूगल करके या किसी AI की मदद से HSN कोड को मत निकालें। इसके लिए चाहे तो आप किसी प्रोफेशनल की सलाह ले लें या खुद गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा के साथ जो है अपने HSN कोड को सर्च करें, बजाय कि गूगल करने के या इसी AI के माध्यम से आप अपना HS कोड सिलेक्ट करने के। एंड अगर आप HSN कोड को नुकसान को समझ रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अब HSN कोड आपको कहां कहां डिफाइन करने होते हैं। मेजर डॉक्यूमेंट्स जहां आपको HSN कोड सिलेक्ट करने होते हैं, वहां में से कुछ मेजर हैं। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शिपिंग बिल, आपका इनवॉइस, आपका बिल ऑफ लेडिंग, देन आपके जो इंसेंटिव के लिए आप GST में जाते हैं तो GST में भी HSN कोड आपको डालना होता है। इस तरीके से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री में भी आपको HSN कोड आता है। तो इस तरीके से आपको इन सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है HSN कोड जो है मेंशन करना होता है। इसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए कि यहाँ आपका HSN कोड यूज होता है। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ITCHS कोड जो है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में। इवन अगर मैं कहूं कि ये आपके प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट बिजनेस में नींव है तो ये गलत नहीं होगा। एंड आप इसको इसी इंपॉर्टेंस के साथ HS कोड का सिलेक्ट करें और HS कोड को जो है यूज करें अपने बिजनेस में। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में शेयर की गई जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। अगर आपको सही में यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने एक्सपोर्टर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आगे आपसे जुड़े रहें और ये जानकारी आपके साथ जो है शेयर करते रहें, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो है और भी बेहतर होने वाली हैं। हम आपसे शेयर करने वाले हैं किस तरह से आप IC को घर बैठे ही बना सकते हैं, कैसे RCMC को आप अप्लाई कर सकते हैं,
किस तरह से आप, अगर यदि आपके पास कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो उसकी प्राइसिंग के ऊपर काम करेंगे, किस तरह से कॉस्टिंग के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कैसे आप जो है इनको टर्म्स को डिसाइड करेंगे, इनको टर्म्स होती क्या है एक्सपोर्ट बिजनेस में, किस तरह से एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग कैसे करवानी है, इन सब के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।